स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट को देखेंगे, जो एडुटेरिया का है वॉल्यूम 1, और इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और यह पूरा तरह से नए परीक्षा पैटर्न पे आधारित है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन सेट। हमारा पहला क्वेश्चन है, शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो जो शौनक एवं पैपलाद शाखाएं हैं ये अथर्ववेद से संबंधित है और अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था और अथर्ववेद में 731 मंत्र और 6000 पद है। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही किया गया है और अथर्ववेद में मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये कलहन के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को सबसे पहले क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कलहन ने किया था और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक भी कलहन ही है। साथ ही देखेंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक है उसे चाणक्य ने लिखा है और अर्थशास्त्र पुस्तक 15 अधिकरणों में तथा 180 प्रकरण में विभाजित है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक पाणिनि है और जो लिपि शब्द का सबसे पहला प्रयोग हुआ है वह अष्टाध्यायी में ही किया गया है। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के शासकों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जो मनके बनाने वाले कारखाने हैं वो लोथल और चौंदड़ू दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था और इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी और मनका बनाने का जो कारखाना है वह लोथल और चौंदड़ू दोनों जगह से मिला था। साथ ही बात करेंगे अग्निकुंड का प्रमाण मिला था, वो लोथल तथा कालीबंगन दोनों जगह से मिला था। और नर्तकी की कांस्य की जो मूर्ति थी इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है और मिट्टी से बने हल का जो प्रमाण है ये बनमाली से मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में जो सांची का स्तूप है सबसे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो जो स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना है ये 1347 ईस्वी में की गई थी और ये अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? जो महाराणा प्रताप का हाथी था उसका नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी की हुई थी और इनके घोड़े का नाम चेतक था तथा साथ ही हाथी का नाम राम प्रसाद था। अगला क्वेश्चन है, भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई थी और ये अंग्रेजों तथा सिखों के बीच हुई थी। साथ ही देखेंगे 9 मार्च 1846 को, तो 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? तो देखते हैं, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, ये शामिल था। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना ये भी शामिल था और बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था ये भी शामिल था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें सभी शामिल था। लॉर्ड हार्डिंग के अध्यक्षता में 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और इस दरबार में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। और दिल्ली दरबार के आयोजन में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा मेरी का स्वागत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था, ये इलाहाबाद में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ये सही है। आगे है कोलाचेल का युद्ध, तो जो कोलाचेल का युद्ध हुआ था 1741 में,
ये भी सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में, ये भी सही है। और जो रुहेला का युद्ध है 1772 में, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? जो ऑपरेशन जीरो आवर था उसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके आगा खा पैलेस में रखा गया था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर ये स्वतंत्रता सेनानी को अरेस्ट करने के लिए चलाया गया था, जिसके तहत सभी इम्पोर्टेंट नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खा महल में बंद कर दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में कैद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कंध विद्रोह जो हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था 1837 में, और इस विद्रोह के नेता थे चक्र बिसोई। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। भारतीय शिल्प परिषद का स्थापना 1964 में कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था शिल्पकारों के हितों की रक्षा करना। आगे देखते हैं। रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? जो रिंग गार्ड और बैकबोर्ड होता है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। साथ ही देखेंगे रिंग गार्ड, पॉइंट, लीड पास, ये सभी शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। और इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में किया था। भारत में सर्वप्रथम 1930 में बास्केटबॉल खेला गया था। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया था? तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके द्वारा 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इसका संचालन जो है DRDO के द्वारा किया गया था। आगे है, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो जो थॉमस एडिसन थे ये एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक थे। साथ ही याद रखेंगे कुछ जनक दिए हुए हैं कि रुधिर वर्ग जो होता है उसके लैंड स्टीनर थे, वर्गीकी के लिनियस थे, तुलनात्मक रचना के जी क्यूएर है और प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो पहला क्षेत्र होता है उसमें कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन इत्यादि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत, गैस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इत्यादि आते हैं। और जो तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, इसमें व्यापार, होटल, रियल एस्टेट और सार्वजनिक प्रशासन इत्यादि आते हैं। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो VKR राव द्वारा 1931 में वैज्ञानिक स्तर पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपये बताया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने ही 1867-68 में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो ये पेंशन हो जाएगा। किसी भी देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विदेशियों द्वारा जो प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना ये शामिल है, ढांचागत सुविधा विकसित करना ये भी शामिल है, विदेशी स्रोतों से विनिवेश को बढ़ाना ये भी शामिल है। तो 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनी को शामिल करना ये स्टेटमेंट शामिल नहीं है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति था। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत किया था। और इस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए नए फार्मूले को आधार अपनाया था और इस फार्मूले में कॉस्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता की पहचान के लिए आधार रूप से
स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो जो 76वां गणतंत्र दिवस 2025 था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रबोवो सुबियांटो शामिल किए गए थे और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं और भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकार्नो भारत के मुख्य अतिथि थे। और जो गणतंत्र दिवस 2025 का हुआ था, इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। याद रखना है, गणतंत्र दिवस 2025 का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। अगला है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो ये भारत को कुल 6 पदक प्राप्त हुए हैं। 33वां ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में किया गया था और पेरिस 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला विश्व का दूसरा शहर है। 2024 ओलंपिक हुआ था, इसका आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन था और पेरिस ओलंपिक में कुल 32 खेल सहित 329 स्पर्धा शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये 1.8% है। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 24-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो यह किया गया है 86,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने के लिए विवरण दिया गया, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके लिए 2,05,250 करोड़, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 17,163 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। 2024 में उड़ीसा में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के कुल 147 सीटों में से 78 सीटें जीत ली और भाजपा ने मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया और इनसे पहले नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कजाकिस्तान में 24वें शिखर सम्मेलन एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और जो बेलारूस है एससीओ का नया सदस्य देश बना है। वर्तमान में एससीओ में कुल 10 सदस्य देश हैं। अगला है निम्न में से रुद्रमोहन क्या है? तो रुद्रमोहन ये मिसाइल है। भारत ने हाल ही में अपने स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रमोहन का परीक्षण किया है और इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने हेतु विकसित किया गया है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है और 2023 में 161वां था और इस रैंकिंग में नॉर्वे प्रथम स्थान पे तथा डेनमार्क दूसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। उसमें शामिल है कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव। अगला है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो ये 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। अगला है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत के राष्ट्रीय आपात लगाया था, जिसके कारण कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था और इसी के विरोध में मोदी सरकार द्वारा इसी तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला है होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये भारत और मिस्र के बीच होपेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? जो 34वां व्यास सम्मान है ये सूर्यबाला को दिया गया है। सूर्यबाला को 2024 में दिया गया था
और 2023 में पुष्पा भारती को दिया गया था। जो 2024 में सूर्यबाला को दिया गया है, यह कौन देश को वासी रेणु की डायरी के लिए दिया गया है, और पुष्पा भारती को 2023 में यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। साथ ही याद रखें कि 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए व्यास पुरस्कार दिया गया था। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो ये विश्व जैव विविधता दिवस बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। साथ ही कुछ दिए हुए उत्पाद याद रखना है किस राज्य से संबंधित है। जैसे कोंड पेंटिंग है जीआई टैग वाला, तो ये मध्य प्रदेश से है। लौंग लता है उत्तर प्रदेश से। गारद साड़ी है पश्चिम बंगाल का। खजूरी गुड़ है उड़ीसा का। पश्मीना शिल्प ये है जम्मू कश्मीर का। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु में है नंजरायन पक्षी अभयारण्य, और इसे 2024 में रामसर में शामिल किया गया। रामसर सूची में 2024 सितंबर तक कुल 85 स्थान शामिल है तथा बिहार के 3 स्थल शामिल है। अगला है, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने 2028 तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर हैं इसका अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये झारखंड के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। इसमें किसी के पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली महिला को सरकार द्वारा 2 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो ये यौगिक कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो ये होता है इति प्लस आदि। ऑप्शन बी हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो जो पाप पुण्य होता है इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास वो होता है जिस समास में दोनों शब्द प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रात दिन, माता पिता, छोटा बड़ा, धनी निर्धन। अगला है, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका मतलब होता है काम के लिए समय चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें देखते हैं, एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं, गलत है। आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है, गलत है। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये सही हो जाएगा। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग डैश जापान? तो यहाँ पे ऑफ का यूज होगा। इस वाक्य में ऑफ का यूज इसलिए होगा कि डिजायरस शब्द के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है हमेशा। अगला है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो दिया हुआ है, भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। अगला है, चूज द अपोजिट वर्ड। इसमें अपोजिट वर्ड देखना है, गॉर्जियस। गॉर्जियस का हो जाएगा प्लेन हो जाएगा। गॉर्जियस का शब्द का मतलब होता है शानदार होता है, तो प्लेन का मतलब यहाँ पे साधारण होता है। तो हमारा अपोजिट है, तो इसलिए हमारा आंसर प्लेन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। जो एच.सी. मुखर्जी थे, ये संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल थे। हमारे वैसे ही थी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। साख समिति के आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्व को लिया गया है। तो ये रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। इसमें न्याय का अर्थ होता है लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, निर्णय लेने में भागीदारी और मनुष्य के रूप में सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकार के संदर्भ में। इसमें न्याय के 3 आयाम थे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो ये आर्टिकल 20 के 3 में दिया हुआ है। आर्टिकल 20 के 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और वहीं 20 के 2 में दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार एक से अधिक बार मतलब दंड नहीं दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। तो ये डीपीएसपी में वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, सही है। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्य निम्न सदन तक सीमित नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद का सचिवालय ये सरकार से स्वतंत्र होता है और ये आर्टिकल 98 में दिया हुआ है। संसद के किसी भी सदन के सचिवीय कर्मचारी संसद द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों और सेवा शर्तों के अधीन होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय को सलाह देते हैं, जो कि लोकसभा की एक स्वतंत्र इकाई है, और राज्यसभा सचिवालय की देखरेख और नियंत्रण राज्यसभा के सभापति द्वारा होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं, लोक लेखा समिति ये वित्तीय समिति है। विभागीय समिति होता है, ये हो जाएगा स्टैंडिंग समिति हो जाएगा, और ये होता है याचिका समिति, तो ये कार्यकारी समिति है। और उसके बाद है स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति, ये तदर्थ समिति। अगला क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, तो हमारा आंसर कश्मीर हो जाएगा। कश्मीर को नहीं जोड़ा गया था। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था, और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, पर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1992 में, इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो ये वित्त आयोग द्वारा होता है, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत दिया हुआ है। इसमें 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोग की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1991 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो इसको इयोन कहते हैं। इयोन को महाकल्प में महाकल्प को और कल्प को युग में तथा युग को विभाजित किया जाता है। जैसे इयोन होता है सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा महाकल्प होता है, उससे छोटा कल्प होता है,
और कल्प से छोटा युग होता है और युग से छोटा काल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो इसमें चट्टानों से बने हुए ग्रह शनि नहीं है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। बाकी बुध, शुक्र और मंगल ये चट्टान से बने हुए ग्रह हैं। और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भित्ति ग्रह कहते हैं। और ये ग्रह चट्टान के द्वारा बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का बात करते हैं तो चीन हो जाएगा। और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा और सबसे छोटा देश मालदीव हो जाएगा। वहीं एशिया में फिलीपींस देश द्वीप समूह जो है के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, जो 11,022 मीटर गहरा है, यानी 11 किलोमीटर गहरा है। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से बादलों की दिशा और गति मापते हैं। और एक होता है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप से आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल मापा जाता है। एक होता है विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर से द्रवों की श्यानता ज्ञात किया जाता है। और साइटोट्रॉन से कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं। यूरोप एकमात्र द्वीपीय महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, सही है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है, ये भी सही है। और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो देखते हैं, काराकोरम दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। तो हमारा आंसर अगिल हो जाएगा। ये अगिल तथा जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में दो है, अगिल और जोजिला, जबकि काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। और यह पीर पंजाल में गहरा गौर बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, ये सही है। और NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब की गई थी? तो नीरी की स्थापना 1958 में की गई थी। और इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में है। और इसका उद्देश्य है वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों को रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। अगला है, वन्य जीव अभयारण्यों में की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन्य जीवों की सर्वाधिक संख्या है। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या है। मार्च 2023 तक भारत में कुल 566 वन्य जीव अभयारण्य है। और वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार में 96 है तथा राज्यों में सर्वाधिक महाराष्ट्र में 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? ये हो जाएगा मैंगनीज हो जाएगा। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मैंगनीज हो जाएगा और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम हो जाएगा। वहीं मानव शरीर में यौगिक का क्रम जो होता है, सबसे ज्यादा जल पाया जाता है H2O, उससे कम प्रोटीन, उससे कम वसा और उससे कम कार्बोहाइड्रेट। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज ये डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और परमाणु का आकार बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो भी बढ़ती है, आयनन ऊर्जा घटता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो ये 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4 होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जो लिमोनाइट होता है वह लोहा का अयस्क होता है। लोहा का अयस्क और भी होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, कैल्कोपाइराइट इत्यादि। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो जो हरा कशिश होता है उसे रोमन विट्रोल कहते हैं। एक होता है उजला थोथा, तो उजला थोथा जिंक सल्फेट को कहते हैं। नीला थोथा जो होता है उसे कॉपर सल्फेट को कहते हैं और नीला थोथा को तूतिया भी कहते हैं। एक होता है लाल थोथा, ये कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है और यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्बिन होता है, यह टॉल्बिन के साथ सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है कौन सा तत्व होता है? तो ये होता है फ्लोरीन होता है, ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जो हर्टविग हैं इसे जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है। कुछ सिद्धांत है जैसे जीव सिद्धांत है तो ये इसके प्रवर्तक DH मॉर्गन है। कोशिका सिद्धांत के स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। द्विनाम पद्धति का कैरोलिनस लिनियस हो जाएगा। अनुवांशिकता का मेंडल हो जाएगा। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम होता है, ये लैमार्क दिया था। और प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत है जो नेचुरल सिलेक्शन, वो डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, ये स्टेटमेंट सही है। जो केंद्रक झिल्ली होती है इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो ये गोल्जी को कहा जाता है। गोल्जी का है, इसकी खोज कैमिनो गोल्जी जो इटली के थे इस वैज्ञानिक के नाम पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन के कार्य की इकाई को सिस्टोन कहते हैं। और 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की अनुवांशिक विचारधारा दी गई थी। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई को सिस्टोन कहते हैं। और एक होता है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का ये इकाई है और पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन बोलते हैं। और मानव शरीर में 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अगला है जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो ये 19:81 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो जीव द्रव में कार्बनिक होता है वो 19 होता है, अकार्बनिक 81 होता है, याद रखना है। और जीव द्रव का 99% जो भाग होता है वो 4 तत्व से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला है नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जो नींबू का लिटिल लीफ होता है ये तांबा की कमी से होता है। हमारा आंसर ई हो जाएगा। याद रखेंगे मटर में जो मार्स रोग होता है ये मैग्नीज की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो होता है ये बोरॉन की कमी से होता है। और लीची में का जो पत्ती जल जाता है ये पोटेशियम की कमी से होता है। और आम एवं बैंगन में जो लिटिल लीफ होता है और धान में जो खैरा रोग होता है ये जस्ता की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो जो पोरीफेरा होते हैं, पोरी मतलब पोर्स यानी छिद्र वाले जो जंतु होते हैं, तो पोरीफेरा ये संघ वाले जंतु ये सभी खारे पानी में पाए जाते हैं। और ये बहुकोशिकीय जंतु है परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण इसमें नहीं करती है और इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण हो जाएगा साइकस, मायोनिया, स्पंज। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? तो जो मेढक होता है ये एम्फीबिया वर्ग का प्राणी होता है। एम्फीबिया मतलब जो उभयचर होते हैं, दोनों जगह चलते हैं और ये असमतापमापित हैं। और इसका जो श्वसन क्रिया होता है ये क्लोम के द्वारा और त्वचा एवं फेफड़ों के द्वारा, तीनों के द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का
उत्पादन किया जाता है। तो ये होता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स के छिड़काव से फूलों का और फलों का आकार बड़ा होता है। और जो जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन होता है ये कवक से निकाला जाता है और यह हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैगनी रंग में सबसे कम होता है, ये भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, तो सभी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। दाब अदिश राशि है, ये सही है। कार्य का जो बीमीय सूत्र होता है m(l)2 t⁻², ये भी सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है। तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और यह सतहों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। भू-अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सही है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, ये भी सही है। और इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब होता है भू-अस्थायी उपग्रह, इसका कक्षीय वेग होता है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सही हो जाएगा, जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। और जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो हमारा ऑप्शन बी 2 और 3 दोनों सही होगा। 2 और 3 यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसकी आवर्धन क्षमता होती है m=1 + d/f। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यंत्र दिया हुआ है और उसका माप दिया हुआ है। इंटरफेरोमीटर होता है तो इससे समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापते हैं। पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर मापा जाता है। और एक होता है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर से विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मापते हैं और रूलर से लंबाई मापते हैं। अगला है निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और दूसरों को परावर्तित कर देती है? तो ये होता है परावर्तन, जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित कर देती है।